नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लखनऊ की रैली में भाषण से ज्यादा भीड़ की चर्चा हो रही है। खुद मायावती ने कहा कि आज की भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग इसे नोट कर रहे हैं कि 13 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद भी बसपा इतनी बड़ी और व्यवस्थित रैली कर सकती है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में कभी किसी दल के समापन की घोषणा नहीं करनी चाहिए। कब किस वर्ग में राजनीतिक आकांक्षा नए सिरे से जाग जाए और उसकी गोलबंदी उस पार्टी की राजनीति को कहां पहुंचा दे, कोई नहीं जानता। मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया कि यहां जो लोग आए हैं उन्हें मजदूरी देकर या भाड़े पर नहीं लाया गया है, अपने खून पसीने की कमाई देकर खुद से आए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रोडवेज की गाड़ियां दी गई, यूपी सरकार ने मदद की, तब जाकर इतनी भीड़ आई। हो सकता है कि विपक्ष की बात सही हो, लेकिन अगर ऐसा ही है तो योगी सरकार के सपोर्ट से क्या प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में इतनी बड़ी रैली कर सकते हैं? क्या उनके लिए लोग सभा से एक दिन पहले लखनऊ आ सकते हैं? इसकी आधी भीड़ अगर प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री शाह की सभा में आ गई होती तो गोदी मीडिया आपे से बाहर हो गया होता। आईटी सेल इस भीड़ की तस्वीर को वायरल करा रहा होता। बीजेपी क्यों चाहेगी कि मायावती की रैली इतनी सफल हो जाए और उनकी धाक फिर से लौटती दिखे? विपक्ष से ज्यादा इस भीड़ से बीजेपी को भी चिंतित होना चाहिए। भले विपक्ष आरोप लगा रहा हो कि मायावती ने खुलकर बीजेपी का नाम नहीं लिया या हमला नहीं बोला, लेकिन इस भीड़ से बीजेपी को भी लगेगा अगर बसपा का जनाधार लौटा तो नुकसान उसका भी हो सकता है। वैसे यह भीड़ इस बात का प्रमाण तो है कि मायावती का आधार अभी भी गायब नहीं हुआ है। भले ही मायावती सड़क पर उतरकर पदयात्राएं नहीं करती हैं, लेकिन उनका वोटर पैदल चलकर लखनऊ तक उन्हें सुनने आ सकता है। इसलिए जानकार हैरान लगते हैं कि इतने साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद मायावती की रैली इतनी बड़ी कैसे हो गई। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मायावती की सभा में आई भीड़ से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या उनका भाषण भीड़ के अनुरूप आक्रामक था? किसी भी पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की राह बनानी है तो बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। यूपी की राजनीति में इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, ताकतवर पार्टी भी है। मानव संसाधन और आर्थिक संसाधनों से लैस उसके समीकरणों का काट निकालना पड़ेगा। आज जिस तरह से बसपा ने सपा पर और सपा ने बसपा पर हमला बोला है, उससे लगता है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को अकेले दम पर सत्ता तक पहुंचना है तो सबसे पहले इनके आधार को खुद में मिलाना होगा। यानी बसपा को सपा से वोट लेना है या सपा को बसपा का वोट लेना होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों दलों को इस वक्त यह लग रहा है कि बीजेपी का वोटर सॉलिड रूप से उसके साथ खड़ा है, वह छिटक नहीं रहा। इसलिए सपा पर मायावती का ज्यादा हमला उनका राजनीतिक और रणनीतिक चुनाव लगता है। लेकिन क्या सपा को हर वक्त मायावती को बीजेपी की बी टीम बताकर लाभ मिलेगा? तो कितने सारे सवाल होते हैं राजनीति में। इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज इसे लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या मायावती बीजेपी के प्रति ज्यादा नरम थीं और सपा और कांग्रेस के प्रति आक्रामक। उनके भाषण में समाजवादी पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आई, तो आप नहीं कह सकते कि बीजेपी का जिक्र नहीं था। मगर हमले के हिसाब से देखेंगे सपा ही सबसे आगे थी निशाने पर। बीजेपी के प्रति नरमी को लेकर बहस इस बात से शुरू हो गई क्योंकि मायावती ने शुरुआत में ही पार्कों और स्मारक स्थलों के रखरखाव को लेकर बीजेपी सरकार के प्रति आभार जता दिया।
जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। भाषण के इस हिस्से के बाद कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी के प्रति नरमी का बयान बताता है मायावती दबाव में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठ-गांठ है जारी, इसलिए वे हैं जुल्म करने वालों के आभारी। अखिलेश का इशारा भी मायावती के भाषण की तरफ ही था। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सवाल किया कि यह बीजेपी की रैली थी या बीएसपी की। राजपूत ने कहा कि जो स्क्रिप्ट शाहजी के यहां से आई या बीजेपी से आई, वही स्क्रिप्ट मायावती मंच से पढ़ रही थी। उन्होंने सवाल किया, मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उनको मेरा नमन है। आज 9 साल बाद जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी रैली को संबोधित करने जा रही थी, तो एक आशा और उम्मीद थी कि वो दलितों पर हो रहे अत्याचार और अहम मुद्दों पर बोलेंगी। लेकिन मायावती जी ने उस बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़े जिसकी नाक के नीचे दलित उत्पीड़न और अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और यूपी नंबर 1 बन गया है। उन्होंने उस भाजपा सरकार की तारीफ करी जिसकी नाक के नीचे हरिओम नाम के एक दलित व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और हत्यारे अपने आप को योगी जी का समर्थक उनके लोग बताते हैं। उन्होंने उस उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की जिसकी नाक के नीचे 4 दिन पहले देवी शंकर नाम का दलित व्यक्ति इसलिए पीट कर मार दिया जाता है प्रयागराज में क्योंकि वो बोझा उठाने से मना कर देता है। लोगों को उम्मीद थी कि वो जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया जो आरएसएस और संघ की विचारधारा को दर्शाता है, जैसे गोडसे ने गांधी पर गोली चलाई थी और ऐसे ही एक सीजीआई पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति जिसके अंदर लेश मात्र भी, जरा सा भी उसको इस बात का रिपेंटेंस नहीं है, इसको अफसोस नहीं है, उस पर बोलेंगी। लेकिन बहन जी इनमें से किसी मुद्दे पर नहीं बोली। तो मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे दलित समाज को, एक वंचित शोषित समाज को आज बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत आहत हैं क्योंकि किसी टाइम पर मायावती जी उनकी रहनुमा कही जाती थी
उल्टे उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए संविधान को लेकर कुछ कटाक्ष कसे। संविधान पर ही तो हमला हो रहा है जब दलितों को मारा जाता है, संविधान पर ही तो हमला हो रहा है जब सीजीआई पर जूता चलता है, और उस पर आपका ना बोलना अखरता है बहन जी, अखरता है, क्योंकि आप उन लोगों की नुमाइंदगी करने का दम्भ भरती हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है। आपको आज बोलना चाहिए था। आपने पूरे समाज को आहत भी किया और बहुत लेट डाउन किया है। दुख हुआ आज उनको देख के। वो किस प्रेशर में ये कर रही हैं, एजेंसीज का प्रेशर है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैं नहीं जानती, लेकिन क्या विवशता थी कि उस सरकार की बड़ाई कर रही है जो दलितों के उत्पीड़न के लिए जानी जा रही है। मैं समझ नहीं सकती हूं। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, अलग पार्टी है उनकी, लेकिन राजभर ने मायावती की तारीफ की और कहा कि सभी 403 विधानसभाओं में मायावती के 50,000 वोटर तो होंगे, उनके जैसा जनाधार वाला कोई नेता नहीं। मायावती ने संविधान बदलने की कोशिश का सवाल उठाया, लेकिन सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी इस खेल में लपेट लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप लगाती हैं, लेकिन मायावती के हिसाब से इस खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं। नहीं, बल्कि अब तो सत्ता एवं विपक्ष अंदर अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समता मूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। तभी फिर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के कानूनी अधिकार सुरक्षित व बचे रह सकते हैं, वरना इन वर्गों के लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत जो भी लाभ मिल रहा है, तो फिर यहाँ संविधान बदलने पर ये काफी कुछ खत्म ही हो जाएगा, जिन्हें बचाने व बरकरार रखने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी के झंडे तले आपस में एकजुट होना बहुत जरूरी है। अपने भाषण में मायावती ने केवल अखिलेश यादव का नाम लेकर सवाल किया और उनसे पूछा कि बसपा सरकार ने जब कांशीराम नगर नाम कर दिया था, तब सपा सरकार ने फिर से बदलकर कासगंज क्यों किया। मायावती ने अगर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का नाम नहीं लिया तो राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया। उनकी शैली भी इसी तरह की लगती है कि वे नीतियों की ज्यादा आलोचना करती हैं, व्यक्ति का जिक्र कम करती हैं। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब बसपा को लोकसभा की 10 सीटें मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले लड़ रही थी, एक भी सीट नहीं मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को केवल 1 सीट आई। अगर बसपा को फिर से यूपी की सत्ता में लौटना है तो उसे अभी लंबी दूरी तय करनी होगी, क्योंकि 2014 के बाद के चुनाव से उसका वोट लगातार गिरता जा रहा है। पहले के कई विश्लेषणों में यह भी दावा किया जा रहा है कि बसपा के कोर वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है। हालांकि मायावती ने पहले इन आरोपों का खंडन किया है। तो क्या यह माना जाए कि बसपा अब अपने कोर वोट बैंक को वापस लाने के लिए निकल पड़ी है, लेकिन तब तो उसे बीजेपी को लेकर और आक्रामक होना चाहिए। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार को केस मुकदमों के मामले में तो नहीं घेरा, लेकिन पहले की केंद्र की भाजपा सरकार का जिक्र जरूर किया। जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन
एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध माननीय कोर्ट में भी जाना पड़ा है, जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है। मायावती का भाषण करीब 1 घंटे का रहा। उन्होंने बार बार 2007 में बीएसपी की अकेले दम की सरकार का जिक्र किया, उस समय की कानून व्यवस्था का जिक्र किया और नीतियों का, और फिर से अपने समर्थकों से सरकार बनाने में जुट जाने का आह्वान किया। मायावती ने रैली में आए लोगों से धर्म की राजनीति को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा। बस उनका भी नाम नहीं लिया कि कौन है जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या मायावती वक्फ कानून की बात कर रही हैं? उनके भाषण के इस हिस्से का इशारा तो वक्फ की तरफ ही लग रहा है। अप्रैल के महीने में जब केंद्र सरकार ने वक्फ के कानून में संशोधन किया, तब मायावती ने खुलकर आलोचना की थी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फैसले को लेकर उनका क्या कहना है, उनके भाषण से साफ नहीं हुआ। मायावती ने पहलगांव में आतंकी घटना को लेकर दुख और चिंता जताई और कहा कि अगर सुरक्षा का उचित प्रबंध होता तो रोका जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश नीति जनहित में होनी चाहिए और यह भी सलाह दी कि आत्मनिर्भर भारत की नीति जमीन पर नजर आनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता, जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करेगी। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यह सरकार जरूर बनाना है। बीजेपी के प्रति नरम होने का आरोप विपक्ष हमेशा से मायावती पर लगाता रहा।
लेकिन मायावती अब लगता है इन आरोपों से प्रभावित नहीं होती। इतनी बड़ी सभा में बीजेपी को जातिवादी बताने और उसकी सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बाद भी उन्होंने खुलकर क्यों नहीं ललकारा, यह सवाल पूछा जाता रहेगा। लेकिन वो अपनी राजनीति कैसे करेंगी, किस भाषा में करेंगी, फैसला उनका ही होगा। क्योंकि आज भी इस देश में बसपा जैसी पार्टी की रैली को लेकर गोदी मीडिया संदेह ही पैदा करेगा। मगर आज की रैली में आए लोगों की भीड़ बता रही है कि बीएसपी इस दौर में भी बिना मीडिया सपोर्ट के अपनी तैयारी करती है और लोगों को इतनी बड़ी संख्या में जुटाकर दिखा देती है। लेकिन क्या ये प्रदर्शन विधानसभा में नतीजों में भी बदलेगा? उसके विधायकों की संख्या 1 से बढ़कर 200 पार हो जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।